हाँ जी भाई, राम राम। आ जाओ, देखा फटाफट। सभी को राम राम, सभी का स्वागत है राजस्थान इतिहास की इस डिजिटल क्लास में। फटाफट जुड़ जाइए क्लास से और बताइए आवाज आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, ताकि जो रूपरेखा है इतिहास को लेकर वो हम आगे बढ़ सकें, आगे बढ़ा सकूं मैं आपको। तो फटाफट एक बार बता दीजिए सब लोग, व्यवस्थाएं सही आ गई या नहीं आई। और जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो फटाफट कमेंट कर दे सब। फटाफट वो लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि जो चीज़ें हैं उन्हें हम थोड़ा सा समझ पाएं और देख पाएं। ठीक है, देखो एक बार। संतरा आ गई साहब, संतरा पूनिया। आ जाओ फटाफट आ जाओ। कमेंटों को नीचे कर लेता हूँ एक बार। गायत्री लेखना, सुनील कुमार, राहुल तंवर, बहुत बढ़िया साहब। ये क्या कह रहे हैं, प्लीज दोबारा दोबारा बताना क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं। ठीक है, चलो साहब, बहुत अच्छी बात है। हैव ए नाइस डे। दुर्गेश, सोनू सेन, राजकुमार, राहुल तंवर, गायत्री, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। देखो तो देखो विद्वानों, राजस्थान का इतिहास शुरू कर दिया था हमने। और राजस्थान के इतिहास में कल की क्लास में हमने पढ़ा था कुछ गुइल वंश से जुड़ी हुई, मेवाड़ के भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। और मैंने कौन कौन सी बातें बताई थी आपको, तो मैंने बताया था कि देखो, मेवाड़ का भौगोलिक स्वरूप पूछेगा तो 7 जिले आ जाएंगे। कौन कौन से 7 जिले आएंगे, तो मैंने नक्शा बना के बताया। शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर, उदयपुर और राजसमंद, ये 7 जिले मेवाड़ में आएंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा मेवाड़ में नहीं आएगा, वो वागड़ क्षेत्र कहलाएगा। फिर मैंने बताया कि गुहिल जो हम पढ़ रहे हैं, गौरी शंकर ओझा इनको सूर्यवंशी बताते हैं। श्यामल दास ददवाड़िया ने राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई, 36 शाखाएं। लेकिन कर्नल टोड और मनोत नैणसी ने गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई, 24 शाखाएं बताई। फिर हम आगे बढ़े और हमने पढ़ा कि गुहिल कौन थे। तो कर्नल टोड कहता है कि वल्लभी का एक राजा था शिलादित्य, वहां की एक रानी थी पुष्पावती, उनके पुत्र का नाम था गुहिल। अभिलेख क्या कहते हैं, तो अभिलेख का मतलब जगह जगह लगे हुए जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, वो ज्यादातर ये कहते हैं कि ये जो गुहिल थे ये आनंदपुर बड़नगर गुजरात से आए थे। लेकिन अबुल फजल ने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और उन्होंने कहा कि गुहिल जो है ये तो ईरान से आए थे। और ईरान का एक राजा था नौशेर का आदिल, उसके जो वंशज थे वो कौन थे, गुहिल थे। तो यहां तक की बात हमने कल पढ़ ली। किसी को कोई दिक्कत है तो आराम से पहले पूछ लो, तब आगे बात करेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत है तो आराम से पूछ लो, कोई आपत्ति नहीं है पूछने में। और मेरे को बताओ कल तक का समझ में आया, ताकि आगे का जो पोर्शन है वो हम शुरू करें। बताओ, देखिए एक बार। ममता मीणा, राम राम जी। सर एलडीसी सीईटी के अंदर है क्या? यार ये मुझे पता नहीं है, सीईटी वीटी वाला मैटर यार। ये आप देखना विज्ञप्ति में, या मैं कल मालूम करके बता दूंगा। ये मुझे पता नहीं है सीईटी वीटी का मुद्दा जो है। सचिन गुड मॉर्निंग। चलिए साहब, आ गया सबके समझ में। अब देखो, जो गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि कर्नल टोड वल्लभी से बताता है गुहिलों को। अभिलेख जो है वो आनंदपुर बड़नगर से जोड़ते हैं गुहिलों को। और अबुल फजल जो है वो ईरान के शासक नौशेर का आदिल के वंशज मानता है गुहिलों को। अब देखो, बात करते हैं आगे की, कि जब गुहिल वंश के बारे में तर्क वितर्क चल रहे थे, उसी समय एक अभिलेख का जिक्र होता है। और बिल्कुल बंद कर देना लिखना, ध्यान से सुनना। एक अभिलेख है, और वो कौन सा अभिलेख है, सामूली अभिलेख, ये ध्यान रखना। एक अभिलेख का जिक्र होता है, और वो अभिलेख कौन सा है, सामूली अभिलेख। और ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उदयपुर से प्राप्त हुआ है। ढंग से समझना बात, कि गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में सामूली अभिलेख भी कुछ बात कहेगा, और ये किसकी बात को काटेगा, किसकी बात को सही करेगा, वो अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो एक अभिलेख है सामूली अभिलेख, जो अपने को कहाँ से मिलता है, उदयपुर से मिलता है। और ये अभिलेख किसको मिलता है,
तो पंडित गौरीशंकर ओझा को यह अभिलेख मिलता है। और जैसे ही ओझा को यह अभिलेख मिलता है तो ओझा जी इस अभिलेख को पढ़ते हैं और पढ़ते ही खुली के खुली रह जाती उनकी आंखें, और वो कहती है कि कर्नल टोड तो झूठ बोल रहा था। वो इस अभिलेख को पढ़ने के बाद क्या कहते हैं कि कर्नल टोड तो झूठ बोल रहा था, कर्नल टोड ने गोइल को वल्लभी के राजा शिलादित्य का बेटा बता दिया, जबकि अभिलेख कुछ अलग ही कह रहा है। अब ये अभिलेख क्या कह रहा है, कौन सी बातें बता रहा है, वो अपन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो ध्यान दो और सुनो कि एक अभिलेख है सामोली अभिलेख, और ये उदयपुर से मिला है। और ये अभिलेख किसको मिलता है, तो पंडित गौरीशंकर ओझा इस अभिलेख को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि पंडित गौरीशंकर ओझा को जैसे ही अभिलेख मिलता है तो पंडित गौरीशंकर ओझा इस अभिलेख को क्या करते हैं साहब, पढ़ते हैं। तो पंडित गौरीशंकर ओझा इस अभिलेख को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और जैसे ही गौरीशंकर ओझा इस अभिलेख को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके मुंह से गाली निकलती है, बोला कर्नल टोड झूठा है, झूठा है, झूठा है। तो गौरीशंकर ओझा जैसे ही इस अभिलेख को पढ़ते हैं तो अभिलेख को पढ़ते ही गौरीशंकर ओझा कर्नल टोड की, और कर्नल टोड की जो थ्योरी थी, कर्नल टोड की क्या थी, थ्योरी, जो कहानी हमने कल पढ़ी थी, तो गौरीशंकर ओझा कर्नल टोड की थ्योरी को गलत मानते हैं साहब। इस अभिलेख को पढ़ने के बाद में कर्नल टोड की कहानी को गौरीशंकर ओझा क्या मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं। क्यों मानते हैं गलत, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा क्या लिखा हुआ है अभिलेख में कि कर्नल टोड की बात झूठी हो जाएगी यहां पर। तो ध्यान से समझो, इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि साहब 646 में, ढंग से समझना, इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि साहब ये अभिलेख कब का है, तो 646 का है। 646 ईस्वी का ये अभिलेख माना जाता है। और इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि 646 ईस्वी में जो क्षेत्र था मेवाड़ क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, मेवाड़। ये मेवाड़ क्षेत्र 646 में एक भील इलाका हुआ करता था। कौन सा इलाका हुआ करता था, भीलों का इलाका, यानी कि यहाँ पर भील रहा करते थे। तो ये मेवाड़ भीलों का इलाका हुआ करता था। और इसी भील इलाके का एक शासक था। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि 646 में जो मेवाड़ क्षेत्र है वो एक भील इलाका हुआ करता था, भील जाति यहाँ पर रहा करती थी। और इस भील इलाके का जो शासक था, वो शासक कौन था, तो शिलादित्य। भील इलाके का एक शासक हुआ करता था और शासक का क्या नाम था, शिलादित्य। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो शिलादित्य था ना, ये गुइल वंश का 5वां वंशज था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि शिलादित्य गुइल वंश का 5वां वंशज था, ये बात लिखी हुई है इसमें। गुइल वंश का 5वां वंशज किसे माना गया है, शिलादित्य को। और कर्नल टोड तो कहानी उल्टी कर देता है, गुइल का पिता बताता है शिलादित्य को, जबकि अभिलेख क्या कहता है कि पहला राजा तो गुइल हुआ और 5वें नंबर पे जाके राजा कौन हुआ, शिलादित्य हुआ। तो जैसे ही ओझा जी इस बात को पढ़ते हैं, कर्नल टोड की कहानी को क्या मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं। अब ये अभिलेख क्या कह रहा है वो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। इस अभिलेख में कहा गया कि साहब गुइल वंश का जो 5वां वंशज है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, वो 5वां वंशज किसे बताया गया, शिलादित्य को। कि गुइल वंश में 5वें नंबर पे जो राजा बना वो शिलादित्य था। और ये शिलादित्य राजा कब बना, तो इसका समय लिखा हुआ है ना अभिलेख में कि 646 में ये मेवाड़ का राजा था। ये बात इस अभिलेख में लिखी हुई है, तो ऐसे कैसे लिख दी। फिर ओझा जी ने इतिहास को और पढ़ा और ओझा जी ने कहा कि गुइल वंश का 5वां राजा है, मतलब पहला राजा तो कौन है, गुइल है, जिसने गुइल वंश की स्थापना की है। तो पहला राजा तो कौन है, खुद गुइल है, गुइलादित्य है, जिसने गुइल वंश की स्थापना की थी। और उसकी 5वीं पीढ़ी में जाके शिलादित्य हुआ है। तो जैसे ओझा जी पढ़ते हैं, दिमाग घूम जाता है, इनका माथा पकड़ लेते हैं, मतलब चाय पिलाओ रे यार अदरक वाली, ये कर्नल टोड भांग पी गया था क्या। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि शिलादित्य गुइल वंश में 5वें नंबर का राजा था। और कर्नल टोड ने कल क्या बताया कि शिलादित्य तो गुइलादित्य का पिता था। तो बताओ बात कहाँ से अलग अलग आ रही है बात। फिर ओझा जी इतिहास को और पढ़ते हैं, और जब वो और पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है
कि वास्तव में पहले नंबर का राजा गुहिल था, दूसरे नंबर का राजा मेवाड़ का जो बना वो भोज था, तीसरे नंबर का राजा जो बना वो महेंद्र था, चौथे नंबर पे जो राजा बना गुहिल वंश का वो नाग था, और पांचवें नंबर पे जो राजा बना वो कौन था? शिलादित्य। तो ओझा जी अन्य स्रोतों के आधार पर इन बाकी राजाओं का नाम भी निकाल लेते हैं। अब ओझा जी दिमाग लगाते हैं। ओझा जी कहते हैं कि शिलादित्य का जिक्र कर रखा है उल्लेख में कि 646 में मेवाड़ का राजा कौन था? शिलादित्य। और गुहिल वंश का कौन से नंबर का राजा था? 5वें नंबर का राजा। तो ओझा जी ने दिमाग लगाया। ओझा जी ने कहा कि एक राजा ने कम से कम 20-20 साल शासन किया होगा। भाई एक राजा ने कम से कम कितने साल शासन किया होगा? 20 साल शासन किया होगा। और जब एक राजा ने 20 साल शासन किया होगा तो ओझा जी ने क्या कहा कि 646 में राजा शिलादित्य था, तो 20 साल और कम कर लो, तो समय कितना आ जाएगा? नाग का 626। कि 626 में राजा कौन था? तो नाग था। फिर 20 कम किए इन्होंने, तो समय आ गया 606। 606 में राजा कौन था? तो महेंद्र था। फिर 20 किए तो समय आ गया 586 कि 586 में राजा कौन है? तो भोज है। और फिर 20 कम किए तो गुहिल का समय आ गया 566। और ऐसे 20-20 साल जो कम करते गए तब जाके गुहिल का समय कितना निकल के आया? 566। और इसी आधार पे हम पढ़ते हैं, ध्यान रखना, इसी आधार पे हम पढ़ते हैं कि इस गुहिल ने जो गुहिल वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखना, वो गुहिल वंश की स्थापना कब मानी गई? तो 566 में मानी गई। कि गुहिल वंश की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? तो 566 में हुई थी। ये लाइन सीधी सीधी कहीं भी लिखी हुई नहीं है। जब सामूली अभिलेख को पढ़ोगे, शिलादित्य का समय 646 पढ़ोगे, तो ओझा जी ने कहा कि 5वें नंबर का राजा 646 में था, तो एक एक राजा ने कम से कम 20-20 साल शासन किया होगा। तो जैसे ही 20-20 साल कम करते गए तो नाग का समय 626 आ गया, महेंद्र का 606 आ गया, बोझ का 586 आ गया, और गुहिल का समय आ गया 566। और इसी आधार पे हम पढ़ते हैं कि गुहिल वंश की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 566 ईस्वी में हुई। और स्थापना किसने की? गुहिल ने की, गुहिलादित्य ने की। तो सबसे पहली बात कि ये जो सामूली अभिलेख है, एक साथ लिखना, पहले कुछ बातें समझा देता हूं कि जिस सामूली अभिलेख के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सामूली अभिलेख, तो सबसे पहली बात कि ये जो सामूली अभिलेख है जो अपने को कहां से प्राप्त हुआ है? उदयपुर से। और कहते हैं कि जब 20-20 साल कम करके गुहिल का समय निकाल लिया गया, तो ये समय किसको आधार मान के निकाला गया? सामूली अभिलेख में लिखे गए समय को आधार मान के निकाला गया। तो सबसे पहली बात तो यही आएगी कि ये जो सामूली अभिलेख है, क्या कह रहे हैं गायत्री जी? बिल्कुल साहब, महेंद्र सिंह सैनी बता रहे हैं गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग, शिलादित्य, बिल्कुल सही कह रहे हो साहब। तो ये जो सामूली अभिलेख है, एक तो ये क्या करता है कि गुहिल वंश के कालक्रम का निर्धारण करता है। गुहिल वंश के कालक्रम का निर्धारण करता है एक तो ये। तो गुहिल वंश के कालक्रम का जो निर्धारण करता है, गुहिल वंश का जो टाइम बताता है, वो कौन सा अभिलेख बताता है? सामूली अभिलेख। इसी ने तो बताया कि 5वें नंबर का राजा शिलादित्य था, 646 में वो गुहिल वंश का राजा था। इससे पहले किसी ने भी समय नहीं बताया। तो गुहिल वंश का जो कालक्रम सेट किया वो कौन से अभिलेख ने किया? सामूली अभिलेख में। इस अभिलेख में ये भी लिखा हुआ है कि जो मेवाड़ का इलाका था वो भील इलाका हुआ करता था, और भील जो है यहाँ पर उत्खनन किया करते थे, खुदाई किया करते थे। तो ध्यान रखना, इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि जो मेवाड़ क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ क्षेत्र। ये मेवाड़ क्षेत्र उस समय भील इलाका हुआ करता था, भीलों का इलाका, यानी कि भील यहाँ पर रहा करते थे। तो ये जो मेवाड़ क्षेत्र है ये भीलों का इलाका हुआ करता था, भील इलाका हुआ करता था। और कहते हैं कि भील उत्खनन किया करते थे, खुदाई किया करते थे। इसलिए इस अभिलेख में हमें भीलों द्वारा उत्खनन की जानकारी भी मिलती है कि भील जो है अपने क्षेत्रों में रहकर उत्खनन किया करते थे। तो भीलों द्वारा उत्खनन की जानकारी भी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? तो सामूली अभिलेख से मिलती है। तीसरी बात सबसे शानदार इस अभिलेख में लिखी हुई है। देखो एक बात बता दूं, स्लाइड कौन सी चल रही है? इधर कोने में देख लिया करूं, दूसरे नंबर की स्लाइड है ये। 3 आ जाएगा तो तीसरे नंबर की हो जाएगी।
तो एक कोना देखना है आपको, ये ध्यान रखना। फिर हम कहते हैं कि एक विशेष बात आती है इस अभिलेख के बारे में, और इस अभिलेख में एक वर्णन किया गया है बड़ा शानदार, जो इतिहास को आगे बढ़ाता है। देखो, इस अभिलेख में कहा गया है कि एक जगह है साहब, और जगह का नाम है वटनगर, जो बसंतगढ़ सिरोही में है। ध्यान रखना, एक तो कल पड़ा बड़नगर जो आनंदपुर गुजरात में है, लेकिन एक है वटनगर जो किसका प्राचीन नाम माना जाता है, बसंतगढ़ का, सिरोही में। तो इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि एक जगह है वटनगर, और ये वटनगर जो जगह है, ये जगह कहाँ पर है, तो बसंतगढ़ सिरोही में ये जगह। तो वटनगर एक स्थान है जो कहाँ पड़ता है, बसंतगढ़ सिरोही में। इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि ये जो वटनगर है, यहाँ का एक मैत्र था। एक क्या था यहाँ का, मैत्र। मैत्र का मतलब एक पुजारी था, और वो जो मैत्र था, उस मैत्र का नाम था जेनतक। क्या नाम था उसका, जेनतक। ढंग से समझना, इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि वटनगर का एक मैत्र था, एक धार्मिक पुजारी था जिसका नाम था जेनतक। और कहते हैं कि इसी जेनतक ने जो है एक मंदिर बनवाया था, अरण्य वासिनी मंदिर। इस जेनतक ने एक मंदिर बनवाया था, अरण्य वासिनी मंदिर। तो इस जेनतक ने अरण्य वासिनी मंदिर का निर्माण करवाया। तो अरण्य वासिनी मंदिर का निर्माण जो करवाया, ये किसने करवाया, जेनतक ने करवाया था। आपको मैं बता दूं कि इसी अरण्य वासिनी मंदिर को वर्तमान में हम कहते हैं जावर माता का मंदिर। वर्तमान में इसी मंदिर को हम क्या कहते हैं, जावर माता का मंदिर कहते हैं। और ये जावर माता का जो मंदिर है, ये मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में। ध्यान रखना, ये मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो इसी अरण्य वासिनी मंदिर को हम वर्तमान में क्या कहते हैं, तो वर्तमान में कहते हैं जावर माता का मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में। कहते हैं कि उस जमाने का सबसे बड़ा मंदिर था ये अरण्य वासिनी मंदिर। लेकिन एक घटना घटी उस समय। घटना ये घटी कि जिस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा थी, जिस दिन मंदिर आम लोगों के लिए खोला जाने वाला था, मंदिर में समारोह का आयोजन किया जा रहा था, उस दिन इस जेनतक को ऐसा लग गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, अब मैं जी के क्या करूंगा। तो जिस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसी दिन ये जेनतक क्या होता है कि उदयपुर में एक जगह देवबुक, और वहां जाकर अग्नि में स्नान कर लेता है, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देता है और प्राण त्याग देता है ये। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि विशेष बात कि प्रतिष्ठा के दिन, ध्यान रखना, इस जेनतक की बात पढ़ रहे हैं कि जिस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा थी, तो प्रतिष्ठा के दिन इस जेनतक ने क्या किया कि प्रतिष्ठा के दिन जेनतक ने देवबुक नामक स्थान पर जाकर, यही पास में पड़ता है मेवाड़ में, देवबुक, और इस देवबुक नामक स्थान पर जाकर अग्नि में स्नान कर लिया था इसने। देवबुक नामक स्थान पर जाकर अग्नि में स्नान कर लिया, अर्थात अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया साहब, जल के भस्म हो गया ये। इसने सोचा कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, तो मैं अब धरती पर बोझ बन के क्यों रहूं, और जीवन का उद्देश्य मानकर, पूर्ण मानकर ये देवबुक नामक स्थान पर चला गया, और वहीं पर जाकर इसने अग्नि में क्या कर लिया, स्नान कर लिया। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। देखो, गोइलों की उत्पत्ति तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन उसी के दरमियान एक अभिलेख पढ़ते हैं, सामूली अभिलेख, जो उदयपुर में गौरीशंकर ओझा को मिलता है। ओझा जी इसको पढ़ते हैं, पढ़ते ही गाली निकालते हैं कर्नल टोड को। बोला कर्नल टोड झूठ बोलता था, कर्नल टोड की थ्योरी को गलत मानते हैं। गलत क्यों मानते हैं, क्योंकि इस अभिलेख का समय 646 है। इसमें लिखा हुआ है कि मेवाड़ क्षेत्र भील इलाका था, और उस समय यहाँ का राजा था शिलादित्य। तो 646 में मेवाड़ के भील इलाके का राजा किसको बताया गया, शिलादित्य को। लेकिन साथ में ये लिखा हुआ है इसमें कि शिलादित्य गुइल वंश का कौन सा राजा था, 5वां राजा, जबकि कर्नल टोड ने तो गुइल के पिताजी बताया शिलादित्य को। तो पहला राजा गुइल, 5वां राजा शिलादित्य। शिलादित्य का समय कितना, 646 लिख दिया। गौरीशंकर ओझा जी ने इतिहास का और शोध किया, और इन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पे बोझ बना, तीसरे पे महेंद्र बना, और चौथे पे नाग बना। और इन्होंने कहा कि एक राजा ने कम से कम 20-20 साल शासन किया होगा, तो इन्होंने 20-20 साल कम करना शुरू किया। तो नाग का समय 626, और 20 कम किया तो महेंद्र का 606, और 20 कम किया तो बोझ का 586,
और 20 कम किया तो गोइल का समय 566 आ गया। और इसी आधार पे हम कहते हैं कि गोइल ने गोइल वंश की जो स्थापना की वो कब की थी? 566 में की थी। दूसरी बात कि सामूली अभिलेख जो है गोइल वंश का कालक्रम बता रहा है। ये कह रहा है कि मेवाड़ भील इलाका था जहां पर भील उत्खनन किया करते थे। ये कह रहा है कि एक जगह वटनगर बसंतगढ़ सिरोही में यहाँ का एक मैत्र था जैनतक, जिसने अरण्यवासिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर को वर्तमान में जावर माता का मंदिर कहते हैं जो उदयपुर में है। और कहते हैं कि जिस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी उसी दिन जैनतक ने उदयपुर में एक जगह है देवबुक, और इसी देवबुक नामक स्थान पर जाकर अग्नि में क्या कर लिया था? स्नान कर लिया। उतारो इसको एक बार, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। उतारो स्लाइड। उतार लो आराम से सामूली अभिलेख के बारे में। पुष्पावती का जिक्र नहीं है यहाँ पे। पुष्प गुजर, पुष्पा गुजर गुजरात की थी, वल्लभी की तरफ की। पुष्पा पुष्पावती के बारे में पूछ रही है। क्या बात है पुष्पा। महत्तर का मतलब पुजारी। वो आगे लिखना, पहले ये लिखो और थम्स अप करो लिखते ही। भाई लिख लिया तब आगे बढ़ेंगे। राहुल तंवर ने लिख लिया, बहुत अच्छे। तो 20 साल कम कम करके गोइल का समय निकला गया है 566। ये ध्यान रखना, क्योंकि ओझा जी का मानना था कि एक राजा ने कम से कम 20 साल तो शासन किया होगा। तो जैसे 20-20 कम करते गए तो गोइल का समय कितना निकल के आ गया? 566। पुष्पाराज कभी नहीं झुकेगा, ये बात। अतुल तंवर, बहुत बढ़िया साहब अतुल जी। वडनगर बसंतगढ़ में है सर। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। अरे क्या बात है अंकित भाई। चलो साहब ये भी लिखो, दूसरी स्लाइड भी लिखो। वडनगर अभिलेख राजस्थान द्वितीयम शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रावती अभिलेख में। ये भी लिखो। मेवाड़ क्षेत्र भीलों का इलाका था। ये कर्नल टोड ने बताया है क्या सर? नहीं, कर्नल टोड कहाँ बता रहे हैं? गौरीशंकर ओझा ने बताया सामूली अभिलेख के आधार पे। कविता ये बात किसने कही है? गौरीशंकर ओझा ने। कौन से अभिलेख को पढ़ने के बाद? तो सामूली अभिलेख को पढ़ने के बाद। ये दूसरी स्लाइड भी लिखो। कैसे हो सर? आई एम ऑलवेज ओके डियर, आई एम ऑलवेज ओके। ये बात। चलो लिखो, इसको भी लिखो।
तो गुहिल वंश के कालक्रम का निर्धारण कौन सा अभिलेख करेगा? सामूली। मेवाड़ को भील इलाका किसमें बताया गया? सामूली अभिलेख में। और इसी में बताया गया कि भील उत्खनन किया करते थे। समझ में आ रहा है सर? शानदार। बस देखो, दो चीजें होती है पढ़ाने की, या तुम्हें कहानियां सुना दूं, लेकिन वो कहानियां 2-3 दिन अच्छी लगेगी, परीक्षा में प्रश्न भी तो मिलना चाहिए, वरना परीक्षा में बददुआएं दोगे, गालियां निकालोगे। तो तथ्यात्मक चीज पढ़ना है, कंटेंट पर फोकस करना है ज्यादा, ये ध्यान रखना आप। ये लिख लिया क्या? आगे बढ़े सर। गायत्री ने लिख लिया सब। तो गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में कर्नल टोड ने क्या कहा, अभिलेखों ने क्या कहा, अबुल फजल ने क्या कहा, वो पढ़ा। और सामूली अभिलेख कुछ अलग ही कहानी कहता है। तो सामूली अभिलेख की जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी मैंने आपको समझा दी। अब हम इतिहास में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि गुहिल वंश की स्थापना तो हो गई, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग बातें पढ़ने पड़ ली, लेकिन गुहिल वंश की जो शाखा शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई? तो कर्नल टोड का अलग मत है, जनश्रुतियों का अलग मत है, दंत कथाओं का, और गोपीनाथ शर्मा जी का अलग मत है। वो बात करते हैं अपन। नंबर 1 पढ़ाते हो आप। अरे क्या बात है पुष्पा गुजर। रुको सर 1 मिनट। अमनदीप कौर। अरे अमनदीप, आप तो उधर पढ़ रहे थे ना मेरे से, आरस वाले वेद में शायद। उदयपुर में योगेश। चलो साहब आगे चला। अब सुनो, अब हम पढ़ते हैं गुहिल वंश की पृष्ठभूमि। साथ के साथ कभी नहीं लिखना जीवन में, ध्यान रखना। गुहिल वंश की क्या पढ़ेंगे अब? पृष्ठभूमि की। कहां से गुहिल वंश की शुरुआत होती है? तो गुहिल वंश की पढ़ते हैं पृष्ठभूमि कि गुहिल वंश की शुरुआत कहां से मानी जाती है। कोई नागदा कहता है, कोई ईडर कहता है, कोई आगरा से मानते हैं। तो किसका क्या मानना है वो समझो। गुहिल वंश की क्या पढ़ेंगे? पृष्ठभूमि कि गुहिलों ने अपना शासन कहां से शुरू किया था। और गुहिल वंश की पृष्ठभूमि में कितने मत पढ़ेंगे? तो 3 मत पढ़ेंगे साहब। कितने मत पढ़ेंगे? 3 मत पढ़ेंगे। गुहिल वंश की पृष्ठभूमि किसने कहां से मानी है, इसके संदर्भ में कितनी बातें पढ़ेंगे? 3 बातें पढ़ेंगे। बंद कर दो लिखना, कमेंट भी बंद कर दो और चीजों को सुनना और समझना शुरू कर दो। देखो, सबसे पहले गुहिल वंश की पृष्ठभूमि में पहला मत हम पढ़ेंगे कर्नल टोड के अनुसार कि कर्नल टोड क्या कहता है। कर्नल टोड के अनुसार कि कर्नल टोडो ने गुहिल वंश की शाखा कहां से मानी है, कहां से शुरू की है। तो पहला मत पढ़ेंगे कर्नल टोड के अनुसार। दूसरा मत पढ़ेंगे जनश्रुति के अनुसार, लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान्यता क्या है। तो जनश्रुति के अनुसार, ज्यादातर लोगों के अनुसार गुहिलों की शाखा कहां से शुरू मानी गई वो पढ़ेंगे। और तीसरा अपन पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। कर्नल टोड के अनुसार पढ़ लेंगे, जनश्रुति के अनुसार पढ़ लेंगे, लेकिन तीसरा पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कि पुरातात्विक साक्ष्यों में गुहिल वंश की शुरुआत कहां से कैसे मानी गई। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर तीसरी बात पढ़ेंगे अपन। तो देखो, गुहिल वंश की पृष्ठभूमि 3 तरीके से पढ़ेंगे, कर्नल टोड के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार। देखो साहब, टॉपिक खत्म होने के बाद कराएंगे एमसीक्यू, ये ध्यान रखना। सबसे पहले कर्नल टोड क्या कहता है वो सुनो और समझो। कर्नल टोड कहता है कि साहब वो जो गुहादित्य था, इसने गुहादित्य ही नाम बताया था। इसने कहा था कि वो जो गोह था, यानी कि गुहिल की बात कर रहा है, कि वो जो गुहादित्य था, वो जो गोह था, उसने क्या किया कि अपने बड़े होने के बाद अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भील इलाके पर आक्रमण किया। और कौन से भील इलाके पर आक्रमण किया? तो ईडर पड़ता है गुजरात में वर्तमान में।
इस गोह जब बड़ा हुआ तो गोह ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्योंकि बिलों ने मार दिया था उसके पिता को, शिलादित्य को, ये कर्नल टोड का मानना था। तो गोह कहता है कि जब गोह बड़ा हुआ तो उसने ईडर के बिलों पर आक्रमण किया और ईडर के बिलों को पराजित करके ईडर से कौन से वंश की शुरुआत की? गुइल वंश की शुरुआत की। तो ध्यान रखना, कर्नल टोड के अनुसार इस गोह ने क्या किया था कि ईडर के भील शासक को पराजित कर, इस शासक का नाम कहीं भी नहीं मिलता है, अगर नाम होता तो मैं लिख देता। एक बात ध्यान रखना, बावड़ा नहीं बनना। बावड़ा बनाने के लिए कुछ भी नाम लिखा दूंगा मैं यहां पर, लेकिन बावड़ा नहीं बनना। जैसा इतिहास में लिखा हुआ है ना वैसा ही पढ़ना है अपने को, अपने हिसाब से इतिहास क्रिएट नहीं करना। तो बावड़ा बनाने के लिए तो कुछ भी नाम लिखा दूंगा मैं, लेकिन जब किताबों में नहीं लिखा हुआ तो आपको लिखने से क्या मतलब? तो जैसा किताबों में इतिहास लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ना है। तो ध्यान दो, कहते हैं कि गुआदित्य ने ईडर के भील शासक को पराजित कर, ईडर का भील राजा था, उस भील शासक को पराजित किया और ईडर के भील शासक को पराजित कर ईडर से गुइल साम्राज्य का विस्तार किया। गुइल साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया या गुइल साम्राज्य की शुरुआत की। तो ध्यान रखना, कर्नल टोड के अनुसार गुइलादित्य ने जो गुइल वंश का शासन चलाना शुरू किया वो कहां से शुरू किया? ईडर से शुरू किया था। तो ध्यान रखना, कर्नल टोड कहता है कि गुआदित्य ने ईडर के भील राजा को हराकर ईडर से अपना साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। तो गुइल वंश की शुरुआत ईडर से हुई है, ये बात कौन कह रहा है? तो कर्नल टोड कह रहा है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, जनश्रुतियां क्या कर रही है, दंत कथाएं क्या कहती है? तो दंत कथाएं कहती है कि नहीं नहीं, सभी किताबों में सभी चीजों में लिखा हुआ है कि गुइल वंश की शुरुआत नागदा से हुई है, यानी कि गुइल वंश की आरंभिक राजनीतिक गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था वो ईडर नहीं था, वो क्या था? नागदा था। तो ध्यान रखना, जनश्रुतियां क्या कहती है कि गुइल वंश की आरंभिक और गुइल वंश की आरंभिक राजनीतिक, गुइल वंश की आरंभिक राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र, गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था वो गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था। प्रमुख केंद्र किसको माना इन्होंने? नागदा को। कि गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो था गुइलों का वो ईडर नहीं था, वो क्या था? नागदा था। तो जनश्रुतियों के अनुसार गुइल वंश की शुरुआत कौन से स्थान से मानी जाती है? नागदा से। जबकि कर्नल टोड के अनुसार गुइल वंश की शुरुआत कहां से मानी जाती है? ईडर से मानी जाती है। अब हम बात करते हैं आगे की। देखो, भीलों ने शासन नहीं किया, भीलों ने तो निवास किया उस क्षेत्र में। ये ध्यान रखना कुसुमंत रूढ़ जी, भीलों ने मेवाड़ में शासन नहीं किया, बल्कि भीलों ने मेवाड़ क्षेत्र में क्या किया? निवास किया। तो भील वहां निवास करते थे, इसलिए भील इलाका कहते थे उसको। ठीक। फिर तीसरी बात कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे, तो देखो उत्खनन में कुछ चीजें मिली खुदाई के दौरान, और उन चीजों के अनुसार पंडित गोपीनाथ शर्मा ने कुछ बात बोली है। और पंडित गोपीनाथ शर्मा क्या कह रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर? तो गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि साहब उत्खनन हुआ था 1869 में, और उत्खनन कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था उत्खनन, आगरा के अंदर, पूर्वी राजस्थान से आगे पड़ता है आगरा। तो 1869 में जब आगरा में उत्खनन हुआ तो हमें वहां से 2000 तो चांदी के सिक्के मिले और 9 तांबे के सिक्के मिले। और आगरा में उत्खनन में जो 2000 चांदी के सिक्के मिले, जो 9 तांबे के सिक्के मिले, उन सिक्कों पर गुइल का नाम लिखा हुआ मिला है। मतलब गुइल वंश की शुरुआत चाहे ईडर से हो चाहे नागदा से हो, गुइल इतना प्रतापी राजा हुआ कि उसने अपना साम्राज्य आगरा तक फैला दिया। इसलिए आगरा से खुदाई के दौरान गुइल नाम लिखे हुए क्या मिलते हैं? सिक्के मिलते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा? तो इन्होंने बताया कि 1869 ईस्वी में
आगरा से 1869 में जब उत्खनन हुआ तो आगरा से लगभग 2000 चांदी के सिक्के, आगरा से लगभग 2000 चांदी के सिक्के व 9 तांबे के सिक्के मिले हैं। वह 9 तांबे के सिक्के मिले। तो आगरा में जब उत्खनन हुआ तो यहां से उत्खनन के दौरान हमें लगभग 2000 तो चांदी के सिक्के मिले और 9 जो है वो तांबे के सिक्के मिले। और ये जितने भी सिक्के आगरा से मिले 1869 में, इन सिक्कों पर श्री गुहिल का अंकन किया गया था। श्री गुहिल का क्या मिला है? अंकन मिला है, यानी कि श्री गुहिल नाम लिखा हुआ मिला है। इसका मतलब गुहिल ने गुहिल वंश की शुरुआत कहीं से भी की हो, चाहे ईडर से की हो चाहे नागदा से की हो, लेकिन गुहिल अपने जमाने का इतना शक्तिशाली राजा बना कि इसने अपना साम्राज्य आगरा तक फैलाया। इसलिए आगरा का जब उत्खनन होता है 1869 में, तो श्री गुहिल नाम के लिखे हुए अपने को क्या मिलते हैं? यहाँ से सिक्के प्राप्त होते हैं। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, गुहिल वंश की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। कर्नल टोड के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार। कर्नल टोड कहता है कि गुहिलादित्य का पिता कौन था? शिलादित्य। कर्नल टोड ने यही तो कहा था। और शिलादित्य को बीलों ने मार दिया था। तो जब गुहिलादित्य बड़ा हुआ तो इसने ईडर के बेल राजा पर आक्रमण किया और ईडर पर अधिकार किया और ईडर से गुहिल साम्राज्य का क्या करना शुरू किया? विस्तार करना शुरू किया। तो गुहिल वंश का प्रारंभिक केंद्र ईडर है। ये बात कौन कह रहा है? कर्नल टोड। जनश्रुति कहती है कि नहीं नहीं, ईडर नहीं है। कौन सा है? नागदा। गुहिल वंश की आरंभिक राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या रहा? नागदा रहा। लेकिन गोपीनाथ शर्मा पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कहते हैं कि चाहे ईडर रहा हो चाहे नागदा रहा हो, लेकिन गुहिल ने अपना साम्राज्य आगरा तक फैलाया था। क्योंकि 1869 में आगरा में जब खुदाई की गई तो हमें 2000 चांदी के सिक्के और 9 तांबे के सिक्के मिले और उन सभी सिक्कों पर श्री गुहिल का नाम लिखा हुआ मिला। मतलब गुहिल इतना शक्तिशाली था कि इसने मेवाड़ से अपना साम्राज्य आगरा तक फैला दिया था। उतार लो इसको एक बार। रोजाना 8 बजे शुरू होती है क्लास और आज 3 दिन बाद आप ये पूछ रहे हो, तो देख लो कहाँ जा रही है आपका समय। तो गुहिल वंश की शाखा ईडर से शुरू हुई, कर्नल टोड कहता है। नागदा से शुरू हुई, अधिकांश लोग कहते हैं। लेकिन आगरा तक गुहिलों का साम्राज्य था, ये पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं ये बात। मस्त समझ में आ गया सर। नागदा उदयपुर में, ईडर गुजरात में, नागदा वर्तमान में कहाँ है? उदयपुर में। हम तो रेगुलर लेते हैं क्लास, बिल्कुल रेगुलर लेनी है क्लास। और लिख के थम्स अप कर देना भाई, लिख लिया हमने। तो आगरा में उत्खनन कब हुआ? 1869 में। और उत्खनन में 2000 चांदी के सिक्के और 9 तांबे के सिक्के मिले और इन सभी सिक्कों पर श्री गुहिल का नाम लिखा हुआ मिला। तो आइडिया लगाया गया कि कहीं से भी शुरुआत की हो, लेकिन आगरा तक अपना साम्राज्य फैला लिया था इसने। जनश्रुति का मतलब, जन का मतलब लोग, श्रुति का मतलब सुनी सुनाई बातें। तो लोगों के द्वारा जो बातें सुनी सुनाई आ रही है, चल रही है, उसके अनुसार दंत कथा कह सकते हैं इसको। अरे वाह भाई गायत्री।
पूर्वा शर्मा लिख लिया सर, औरों को भी लिखने दो, 1 मिनट का समय और देंगे। अंकित क्या कह रहा है, आपका ये तरीका अच्छा है सर, क्योंकि आप सिर्फ कम कम क्रेज लाइनें लिखवाते हो, फालतू नहीं बताते, ऐसे ही पढ़ाते रहे। बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाएंगे, काम काम की लाइनें लिखेंगे, फालतू एक भी लाइन नहीं लिखनी। और अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आपका मन कहेगा कि यार मैटर तो यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, ये गारंटी है मेरी। फटाफट लिख लो सब लोग, थम्स अप कर दो लिखते ही। पूर्वा शर्मा, राहुल, सबने लिख लिया इन्होंने, तो आगे बढ़ते हैं अब। चलो साहब आगे समझो। अब राजस्थान का इतिहास शुरू करते हैं, गुइल वंश शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि हो गई, और इतिहास किसके अनुसार पढ़ेंगे, कर्नल टोड के अनुसार, क्योंकि कर्नल टोड ने पूरा इतिहास लिखा है। तो चाहे सही लिखा हो गलत लिखा हो, पढ़ेंगे किसके अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार, क्योंकि पूरा जो इतिहास लिखा है ना क्रमबद्ध, वो कर्नल टोड ने लिखा है। बाकी इतिहासकार तो किसी विशेष विशेष जगह पर अपनी बातें प्रकट कर देते हैं। जैसे सामूल्य अभिलेख है, तो केवल उसने शिलादित्य के बारे में कहा, पूरा मेवाड़ का इतिहास थोड़ी बताया। तो पूरा इतिहास तो कर्नल टोड ने लिखा, तो कर्नल टोड के अनुसार ही इतिहास पढ़ेंगे आगे का भी। तो अब ध्यान से समझो, देखो जी, इतिहास शुरू करते हैं अपन कर्नल टोड के अनुसार। एक बात ये ध्यान रखना, मैं मेरे अनुसार कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो भी कहेंगे साहित्यकार इतिहासकार कहेंगे, उनके अनुसार ही बात करेंगे अपन। अब कर्नल टोड के अनुसार गुइल वंश का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। और कर्नल टोड क्या कहता है वो सुनो। कर्नल टोड कहता है कि साहब गुइल वंश का एक 5वां वंशज हुआ था। गुइल वंश का एक क्या हुआ था, 5वां वंशज, यानी कि 4 पीढ़ियों का लोप करके 5वें वंशज पर आ गए हम। कि गुइल वंश का एक 5वां वंशज हुआ था, और गुइल वंश का जो 5वां वंशज हुआ था उसका नाम बताया इसने नागादित्य। कि गुइल वंश का एक राजा हुआ था, कौन, 5वें नंबर पे नागादित्य। सामूली अभिलेख गुइल वंश का 5वां राजा शिलादित्य को मानती है, लेकिन कर्नल टोड शिलादित्य को गुइलादित्य का पिता बताता है, और 5वां राजा किसको मानता है, नागादित्य को मानता है। तो कर्नल टोड कहता है कि साहब गुइल वंश का 5वां वंशज में एक 5वें पीढ़ी में एक राजा हुआ, क्या नाम था उसका, नागादित्य। और कहते हैं कि नागादित्य भी बीलों के साथ लड़ा था, और बीलों के साथ लड़ते हुए मारा गया था। ध्यान रखना, इस नागादित्य की जो मृत्यु हुई थी वो भी बीलों के साथ संघर्ष में, और बीलों के साथ संघर्ष में इस नागादित्य की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई थी। अब कहानी बड़ी दुखदाई है और बड़े आराम से समझना है आपको। देखो होता क्या है कि नागादित्य भी बीलों के साथ संघर्ष में लड़ता हुआ मारा जाता है। जब नागादित्य मरता है तब इसका एक बेटा रहता है। नागादित्य का क्या रहता है, एक पुत्र रहता है, और इसी पुत्र का नाम था बप्पा रावल। अरे क्या नाम था पुत्र का, बप्पा रावल। ये वही बप्पा रावल है जिसे हम काल भोज कहते हैं। इसका मूल नाम क्या माना जाता है, काल भोज। और ऐसा कहते हैं कि काल भोज के जो पिता थे नागादित्य, वो बीलों के साथ संघर्ष में लड़ते हुए मर जाते हैं। और जब इनके पिता मरते हैं तो उस समय बप्पा रावल की जो उम्र होती है वो उम्र होती है 3 वर्ष। यानी कि जब बप्पा रावल 3 वर्ष के थे तभी इनके पिता नागादित्य बीलों के साथ संघर्ष में लड़ते हुए मारे गए थे। अब कहते हैं कि बप्पा रावल की जो माँ है वो टेंशन में आ जाती है कि मेरे पति को तो मार ही दिया बीलों ने, अब जो है ये मेरे बेटे को नहीं मार दे। और तब रानी को, बप्पा रावल की माँ को कौन याद आते हैं, नागर ब्राह्मण। कि जब पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया तो उस समय नागर ब्राह्मणों ने साथ दिया था गुइलों का। तो हो सकता है कि नागर ब्राह्मण मेरा भी साथ दे
और ये सोचकर ये रानी क्या करती है कि अपने बेटे बप्पा रावल को किसके पास ले जाती है, नागर ब्राह्मणों के पास, और नागर ब्राह्मणों को सौंप देती है। बोला इसके पीछे बील पड़े हुए हैं, इसको भी मार सकते हैं, तो अब तुम्हें जो है इसका लालन पालन करना है। और कहते हैं कि नागर ब्राह्मण बड़े विश्वसनीय लोग हुआ करते थे। एक बार किसी को जबान दे दी तो दे दी, खुद मर जाएंगे लेकिन सामने वाले पर खरोच भी नहीं आने देंगे। तो नागर ब्राह्मण बप्पा रावल को अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि नागर ब्राह्मण इस बप्पा रावल को सबसे पहले लेके जाते हैं भांडेर। कहाँ लेकर जाते हैं, भांडेर लेकर जाते हैं। और ये भांडेर कहाँ पड़ता है, तो एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है भांडेर। और भांडेर ले जाके बप्पा रावल का लालन पालन शुरू करते हैं, लेकिन वहां भी इनको थोड़ी सी असुरक्षा लगती है। तो फिर ये क्या करते हैं, नागर ब्राह्मण बप्पा रावल को भांडेर से कहाँ लेकर आ जाते हैं, नागदा। और नागदा में एक गांव पड़ता है पारासर, और उस पारासर गांव के जंगलों में बप्पा रावल को रखते हैं और यहीं पर इसका लालन पालन करते हैं। अब कहते हैं कि जब नागदा के पारासर गांव में बप्पा रावल कालबोझ रहा करते थे, तो यहीं पर ये धीरे धीरे बड़े होते हैं और यहीं पर गायें चराना शुरू करते हैं, घर वालों की गायें चराते हैं। एक दिन की बात है कि बप्पा रावल का काम था सुबह उठना, गायों को ले जाना और चरा कर वापस लाना। तो ये नागर ब्राह्मणों की गायें लेकर चराने गए। तो जब ये घर पर आए तो इन्होंने देखा कि एक गाय ऐसी है जिसका दूध किसी ने दो लिया है, जबकि वो गाय तो बप्पा रावल के साथ थी। तो बप्पा रावल सोच में आ जाते हैं, बोले गाय को दिन भर मैंने चराया और जब घर लेकर आया तो इसके स्तन में दूध ही नहीं है, यानी कि दूध को किसी ने दो लिया। तो होता क्या है कि बप्पा रावल दिमाग लगाता है कि मालूम करना पड़ेगा ये हो क्या रहा है। तो एक दिन बप्पा रावल उस गाय का पीछा करता है जब वो रेवड़ को लेकर आ रहा होता है। तो जब गाय को लेकर आ रहा होता है तो गाय का पीछा करता है, तो बप्पा रावल देखता है कि वो गाय जो है एक गुफा के अंदर जा रही है। और वो गुफा कौन से ऋषि की थी, हरित ऋषि की। और वो गाय गुफा में जाके हरित ऋषि का जो कमंडल था उसमें अपना दूध ऑटोमेटिक दो देती थी और फिर रेवड़ में शामिल होकर बप्पा रावल के साथ पारासर गांव में आ जाया करती थी। तो जैसे ही बप्पा रावल ने चमत्कार देखा कि ये गाय रोजाना इस गुफा में हरित ऋषि के कमंडल में आकर अपना दूध दोगे जाती है, दूध देकर जाती है, इसलिए जो है दूध रहता नहीं इसके स्तनों में। तो होता क्या है वहां पर कि जैसे ही बप्पा रावल ये देखता है तो बप्पा रावल हरित ऋषि के पास चला जाता है, हरित ऋषि से आशीर्वाद लेता है, उनका चेला बन जाता है और अपनी गायों के साथ साथ हरित ऋषि की गायें भी चराना शुरू करता है। तो ये वही बप्पा रावल है जो नागदा में पारासर गांव में रहकर हरित ऋषि की गायें चराया करता था, हरित ऋषि की गायें चराता था। और एक दिन की बात है कि ये कालबोझ हरित ऋषि की गायें चराकर हरित ऋषि की गुफा की तरफ बढ़ रहा था। तभी इसने देखा कि कई सारे जागीरदार लोग, कई सारे पूंजीपति, कई जगह के राजा हरित ऋषि की गुफा में आए हुए हैं और हरित ऋषि के सामने जमीन पर बैठे हुए हैं। हरित ऋषि को अपना गुरु मानते हैं वो, और कुछ मीटिंग, कुछ क्रियाकलाप, कुछ वार्तालाप चल रही है। जैसे ही वो लोग हरित ऋषि से मिलकर चले जाते हैं तो कालभोज कहता है, बोला मुनिवर आपकी जान पहचान तो बहुत ऊपर तक है, मेरा भी तो सहयोग करो, मुझे भी तो सपोर्ट करो। तो हरित ऋषि कहता है कि मांग, क्या मांगना चाहता है। तो उन्हें मेरी और मेरी गायों की बहुत सेवा की है, तो मांग, जो तू मांगेगा वो तेरे को दूंगा। तो बप्पा रावल कालभोज कहता है, बोला मुनि आपके पास में ये जो जागीरदार आए थे ना, इनको कहो आप कि एक छोटी सी सेना का गठन करके मुझे सौंपे। तो हरित ऋषि कह रहा है कि करना क्या चाहता है तू। बोला मैं चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता हूं। उस समय चित्तौड़ में मानमोरी का शासन था। तो कालभोज कहता है कि मैं कहां पर अधिकार करना चाहता हूं, चित्तौड़ पर। तो बप्पा रावल की बात मानकर हरित ऋषि एक सेना का गठन करवाते हैं। वो सेना लेकर बप्पा रावल चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 734 में, और मानमोरी को हरा के चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और ये बात जो कहते हैं, ये बात कहते हैं कर्नल टोड और मोड़ोत नेणसी। तो ध्यान से समझ लेना कि कर्नल टोड और मोड़ोत नेणसी ने एक बात कही है, और कर्नल टोड और मोड़ोत नेणसी कहते हैं कि इसी हरित ऋषि के आशीर्वाद से इस बप्पा रावल ने सेना का गठन किया
और चित्तौड़ के मानमुरी पर आक्रमण करके मानमुरी को पराजित किया और चित्तौड़ पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो ये दोनों कहते हैं कि बप्पा रावल ने, ये दोनों क्या कहते हैं कि बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से, बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से, और बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं, 734 ईस्वी में मानमुरी को पराजित कर, मानमुरी जो चित्तौड़ का राजा था उस समय, इस मानमुरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। मानमुरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। तो ये बात कौन कहते हैं, तो कर्नल टोड कहता है और मोणोत्तेण सिंह कहता है कि इसी हारित ऋषि के आशीर्वाद से, इसी बप्पा रावल ने क्या किया था, तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से इसी बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमुरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब बप्पा रावल बन गया चित्तौड़ का राजा, और आगे कौन सी घटना घटेगी वो मैं बताऊंगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनो। कर्नल टोड के अनुसार कहानी पढ़ रहे हैं। कर्नल टोड कहता है कि गोइल वंश का 5वां राजा था नागादित्य, और यह भी भीलों के साथ संघर्ष में मारा गया। जब ये मरा तो इसका बेटा 3 साल का था बप्पा रावल, कालभोज, और इसकी माँ टेंशन में आ जाती है, और वो बप्पा रावल को लेकर किसके पास जाती है, नागर ब्राह्मणों के पास, क्योंकि नागर ब्राह्मणों ने पहले भी मदद की थी गोइल वंश की। तो ये सोच के नागर ब्राह्मणों के पास जाती है, नागर ब्राह्मण मदद करते हैं, और वो बप्पा रावल को लेकर सबसे पहले बांडेर जाते हैं, लेकिन वहां पर स्थान महफूज नहीं लगता, तो फिर वो नागदा आ जाते हैं, नागदा के जंगलों में। कौन से गांव में, पारासर गांव में। यहीं पर रहकर बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराया करता था। और कर्नल टोड और मोणोत्तेण सिंह के अनुसार इस बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से, अब आशीर्वाद का मतलब सेना दी थी हारित ऋषि ने कि जा बच्चा जा, जी ले अपनी जिंदगी, और 734 में मानमुरी को हरा के चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया, और ये कालभोज बप्पा रावल मेवाड़ का क्या बन गया, राजा बन गया। उतारो एक बार इसको। अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई। ये होती है कहानी, ये होते हैं डायग्राम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता बप्पा रावल है। इसका उल्लेख नहीं किया। नागादित्य सीधी 5वीं पीढ़ी लिखी है कर्नल टोड ने। समझ में आ गया सर पूरा? अरे वाह भाई। मानमुरी मौर्य वंश का था, लेकिन डुप्लीकेट मौर्य वंश था ये अशोक वाला चंद्रगुप्त मौर्य वाला मौर्य वंश नहीं है। विश्वजीत कौर बहुत अच्छे समझ में आया सर। माता के नाम का उल्लेख नहीं है यार, लिख देता नहीं तो मैं। मन से लिखवाने से कोई मतलब नहीं है ना, उल्लेख भी तो होना चाहिए इतिहास में। हाँ, मौर्य वंश का माना जाता है ये। लिखो इस डायग्राम को। अब बप्पा रावल को क्या बनाएंगे, चित्तौड़ का राजा, और यहां से इतिहास शुरू करेंगे वास्तव में। अब लिखते ही थम्स अप कर देना भाई, लिख लिया हमने। तो आगे बढ़ेंगे फिर। ऑल ओके सर।
पारासर गाँव नागदा के पारासर लिख लिया भाई। बढ़ू आगे। चलिए साहब, अब आगे की गतिविधि समझना शुरू करते हैं और बप्पा रावल को बनाते हैं मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ का राजा। और ध्यान दो, और अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो गतिविधि है वो पढ़ना शुरू करो। देखो जी, 734 से लेकर 753 तक जो चित्तौड़ का राजा बना वो कौन बना? बप्पा रावल। चित्तौड़ का राजा, मेवाड़ का राजा कौन बना? बप्पा रावल बना। और अब तक जो गोहिल अपनी स्थायी राजधानी ढूंढ रहे थे, कोई विशेष ठिकाना ढूंढ रहे थे, वो लक्ष्य, वो उद्देश्य किसने पूरा कर दिया? बप्पा रावल ने, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके। ठीक है, ये तो क्या बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हो सर आप सब कुछ। चलिए साहब, धन्यवाद। अब समझो, देखो बप्पा रावल की बात करें तो 734 से 58 तक मेवाड़ का शासक बना। सबसे पहली बात समझना कि बप्पा रावल को गुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुइल साम्राज्य का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। तो गुइल साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है, वो गुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। ये ध्यान रखना आप। तो गुइल वंश की स्थापना पूछेगा तो गुइलादित्य, और गुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, क्योंकि इसने गुइलों को एक ठिकाना दिया, गुइलों को एक जगह दी, गुइलों के वर्चस्व को बढ़ाया, इसलिए गुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल है वो। ठीक, अब सुनो आगे। देखो, कालबोध से जुड़ी हुई, बप्पा रावल से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें हैं जो मैं एक एक करके समझा रहा हूं। ध्यान दो और सुनना शुरू करो। सबसे पहले पढ़ रहे हैं बप्पा रावल के उपनाम कौन कौन से हैं, तो ध्यान से समझना, लिखना बंद, अब सुनना है केवल। देखो, सबसे पहला उपनाम क्या था इसका? कालबोज। कालबोज बप्पा रावल को ही कहते हैं कि बप्पा इसकी उपाधि है, रावल इसका गोत्र था, तो नाम हो गया बप्पा रावल। तो कालबोज हो गया पहला नाम। दूसरा, इसी को हम कहते हैं बाप, इसी को हम कहते हैं बप्पक। क्या कहते हैं इसको? बप्पक कहते हैं। तो कालभोज कह दिया, बाप कह दिया, बप्पक कह दिया, बप्प कह दो, ये सारे मिलते जुलते नाम किसके हैं? बप्पा रावल के। तो कालभोज हो गया, बाप हो गया, बप्प हो गया, बप्पक हो गया, सारे नाम किसके हैं? बप्पा रावल के। लेकिन यहीं पर बप्पा रावल की उपाधियां पूछ ले। आपको मैं लिख देता हूं कि उपाधियों को हम विरुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? विरुद्ध। तो विरुद्ध कह दो, उपाधियां कह दो, एक ही बात है। और बप्पा रावल को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई है? तो सबसे पहली उपाधि जो इसने खुद ने धारण की वो उपाधि है हिंदुआ सूरज। पहली उपाधि कौन सी धारण की थी इसने? हिंदुआ सूरज। और कहते हैं कि जब बप्पा रावल ने पहली बार हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की तो इसके बाद मेवाड़ के सभी राजा अपने आप को हिंदुआ सूरज मानने लग गए। तो हिंदुआ सूरज की उपाधि मेवाड़ के सभी राजाओं को मिली हुई एक तरीके से, लेकिन शुरुआत किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी। इसी बप्पा रावल को हम कहते हैं चकवे। अरे क्या कहते हैं इसे? चकवे कहते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में जीत दर्ज की थी इसने, चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य विस्तार का झंडा फहराया था। तो चकवे भी कौन है? बप्पा रावल। और इसी बप्पा रावल को एक उपाधि मिली हुई है राजगुरु की। कौन सा गुरु कहा जाता है? राजगुरु, क्योंकि राजनीति में दक्षता बप्पा रावल, तो इसको हम क्या कहते हैं? राजगुरु भी कहते हैं। तो हिंदुआ सूरज, चकवे, राजगुरु, किसको कहते हैं? बप्पा रावल को। यहीं पर एक प्रश्न पढ़ते हैं जो ग्रेड 2 में पूछा गया था। और प्रश्न पूछा गया कि एक कवि थे श्यामल दास ददवाड़िया। तो एक कवि है, कौन? कवि श्यामल दास ददवाड़िया। और कहते हैं कि ये जो कवि है श्यामल दास ददवाड़िया, इस श्यामल दास ददवाड़िया ने इस बप्पा रावल को
कुछ कहा है, बप्पा रावल के बारे में कुछ कहा है इन्होंने, और इन्होंने बप्पा रावल को हिंदुस्तान का प्रतापी और तेजस्वी शासक माना है। तो श्यामल दास ददवाड़िया बप्पा रावल को हिंदुस्तान का प्रतापी व तेजस्वी शासक कहते हैं। तो हिंदुस्तान का प्रतापी शासक और तेजस्वी शासक कौन है? बप्पा रावल। ये बात कौन मानते हैं? तो ये बात मानते हैं श्यामल दास ददवाड़िया। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि बप्पा रावल को किस साहित्यकार ने हिंदुस्तान का प्रतापी और तेजस्वी शासक माना? तो वो कौन था? श्यामल दास ददवाड़िया। दूसरी बात, एक विद्वान और है और उन विद्वान का नाम है सीवी वैद्य। हमने पढ़ा था ना, सीवी वैद्य। और ये वही सीवी वैद्य हैं जिन्होंने राजपूतों को आर्यों की संतान बताया था, जिन्होंने राजपूतों को क्षत्रिय बताया था। और ये सीवी वैद्य इस बप्पा रावल की जो तुलना करते हैं, ये एक फ्रेंच सेनापति से करते हैं, चार्ल्स मार्टिल से। तो बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टिन से बप्पा रावल की जो तुलना की है वो किसने की है? तो सीवी वैद्य ने की है। मैं आपको बता दूं, राजगुरु चकवे यहाँ बप्पा रावल है। ये चार्ल्स मार्टिल कौन था? चार्ल्स मार्टिल भी कहते हैं इसको। ये कौन था? तो ये था फ्रेंच सेनापति। ध्यान रखना, चार्ल्स मार्टिन कौन था? तो एक फ्रेंच सेनापति था ये। और ये फ्रेंच सेनापति ऐसा फ्रेंच सेनापति था जिसने मुस्लिम आक्रांताओं को खदेड़ा था। तो बप्पा रावल भी एक हिंदू सेनापति के तौर पे काम कर रहा था और इसने भी मुस्लिम आक्रांताओं को खदेड़ा था। इसलिए मुस्लिम आक्रांताओं को खदेड़ने के कारण किस फ्रेंच सेनापति से बप्पा रावल की तुलना की जाती है? तो चार्ल्स मार्टिल से तुलना की जाती है। और ये चार्ल्स मार्टिल वही फ्रेंच सेनापति था जिसने मुस्लिम आक्रांताओं को खदेड़ा था। मुस्लिम आक्रांताओं तो मुस्लिम आक्रांताओं को क्या किया था? इन्होंने खदेड़ा था। ये ध्यान रखना। तो मुस्लिम आक्रांताओं को खदेड़ा। तो बप्पा रावल ने भी मुस्लिम आक्रांताओं को खदेड़ा। तो इसकी तुलना किससे होती है? चार्ल्स मार्टिल से। चार बातें याद रखो। उपनाम कालभोज बाप बप्पक बप्प, उपाधि इंदुआ सूरत चकवे राजगुरु। श्यामल दास जी इनको हिंदुस्तान का प्रतापी और तेजस्वी शासक कहते हैं, जबकि सीवी वैद्य इसकी तुलना फ्रेंच सेनापति चार्ल्स मार्टिन से करते हैं। ठीक, अब बात करें बप्पा रावल के बारे में तो सुनो। देखो, बप्पा रावल ने क्या किया कि चित्तौड़ पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन मन नहीं लगता चित्तौड़ में इनका, क्योंकि मन तो नागदा में लगा हुआ था। तो कहते हैं कि नागदा गए और नागदा को अपनी क्या बना लिया? इन्होंने राजधानी बना लिया। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। तो कहते हैं कि बप्पा रावल ने, इधर लिखता हूँ कोने में, बप्पा रावल ने अपनी जो राजधानी बनाया, वो बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाया? नागदा को। नागदा में आकर रहने लग गए। बोला किसी को कोई भी बात करनी है तो नागदा, वो चित्तौड़ में नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि बचपन नागदा में बीता था, यहीं पर गायें वाएं चराया करते थे। तो राजधानी किसको बनाया? नागदा को बनाया। और कहते हैं कि इसी नागदा में एक मंदिर बनवाया इन्होंने, सहस्त्र बाहु का मंदिर, जिसे हम सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। तो इन्होंने, बप्पा रावल ने नागदा में एक मंदिर बनवाया। कौन सा? सहस्त्र बाहु का मंदिर। सहस्त्र बाहु के मंदिर का निर्माण करवाया साहब। तो नागदा में सहस्त्र बाहु के मंदिर का निर्माण किसने कराया? बप्पा रावल ने। इसे हम सास बहू का मंदिर कहते हैं। वैसे वास्तव में सहस्त्र बाहु संस्कृत भाषा का शब्द है। सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो अनेकों भुजाओं वाले विष्णु की प्रतिमा विराजमान थी इसमें, इसलिए इसमें जो है वो सहस्त्र बाहु का मंदिर बनवा दिया। दूसरा, कहते हैं कि इन्होंने जो है वो नागदा के पास में एक जगह है कैलाशपुरी, और कहते हैं कि इन्होंने नागदा के पास में जो जगह है कैलाशपुरी, उस कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। एक लिंगनाथ जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो नागदा में एक लिंगनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया
वो भी किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया। तो नागदा में तो सहस्त्रबाहु और नागदा के पास कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवा दिया। कहते हैं कि इस बप्पा रावल ने सोने के सिक्के जलाए थे साहब, और ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है परीक्षा में कि इस बप्पा रावल ने सोने के सिक्के जलाए थे। कौन से सिक्के जलाए थे? सोने के सिक्के जलाए। और इनके एक सिक्के का जो वजन था, जो सोने के सिक्के जलाए, उस एक सिक्के का जो वजन था, वो एक सिक्के का वजन लगभग 115 ग्रेन हुआ करता था। जैसे वर्तमान में तोला मासारी होते हैं, तो उस समय वजन स्वर्ण आभूषणों की वजन मात्रा हुआ करती थी ग्रेन। तो ध्यान रखना, सोने के सिक्के तो जलाए, लेकिन सिक्के का वजन पूछ ले तो एक सिक्के का वजन था लगभग 115 ग्रेन। तो लगभग 115 ग्रेन के इन्होंने क्या जलाए थे? सोने के सिक्के जलाए थे। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक तो पतले पतले से जला दे, कौन पूछेगा? तो वजन भी तो याद रखना है, सोने के सिक्के जला रहा है तो। सर राजधानी नागदा को बनाया, चित्तौड़ को कभी राजधानी नहीं बनाया इन्होंने, ये ध्यान रखना। नागदा पहली राजधानी है गोयल वंश की। इसके बाद बात करें तो ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, वो बप्पा रावल ने बसाया था, बप्पा रावल के नाम से बसा हुआ है। तो यहां पर एक बात और पढ़ लेते हैं हम कि पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर, कि पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर और पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर बप्पा रावल के नाम पर बसा हुआ है। बप्पा रावल के नाम पर, बप्पा रावल के नाम पर ही बसा हुआ है। तो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है वो किसके नाम पर बसा हुआ है? तो बप्पा रावल के नाम पर बसा हुआ है। कहते हैं कि बप्पा रावल ने खूब अभियान किए थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल उधर की तरफ। और कहते हैं कि धार्मिक मान्यता तो ये कहती है कि 50 वर्ष की उम्र में बप्पा रावल ने ईरान के राजा खुरासान पर आक्रमण किया था, वृद्धावस्था में भी। और जब खुरासान पर आक्रमण किया तो वहीं पर लड़ते हुए मारे गए। लेकिन ये दंत कथाएं हैं केवल। सामान्य इतिहास ये कहता है कि बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई है, ये ध्यान रखना। बप्पा रावल की मृत्यु अगर आपसे पूछ ले तो आपको नागदा करके आना है कि बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई है? नागदा में। और नागदा में ही इनका स्मारक बना हुआ है बप्पा रावल का, जिसे हम बप्पा रावल का मंदिर भी कहते हैं। इस स्मारक को हम क्या कहते हैं? नागदा में बप्पा रावल का मंदिर भी कहते हैं। लेकिन कुछ चीज ये भी कहती है कि ईरान के शासक खुरासान के साथ ये लड़ते हुए मारे गए थे, वो भी लिख दूंगा मैं। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, काफी मीटर हो गया एक ही डायग्राम में, सुनो ध्यान से। देखो 734 से 53 बप्पा रावल मेवाड़ के राजा, गुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है बप्पा रावल। उपनाम पूछेगा तो कालभोज, बाप, बप्पक, बप्प। उपाधि इंदुआ, सूरत, चकवे, राजगुरु। श्यामल दास जी हिंदुस्तान का प्रतापी और तेजस्वी राजा बताते हैं इसे। सीवी वेद इसकी तुलना चार्ल्स मार्टिन से करते हैं। इन्होंने राजधानी बनाया नागदा को। तो गुइल वंश की पहली राजधानी नागदा है जो बप्पा रावल ने बनाया था। नागदा में सहस्त्रबाहु का मंदिर बनाया, कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया, सोने के सिक्के चलाए। और कितने ग्राम के सिक्के चलाए? 115 ग्रेन के। पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर इन्हीं के नाम पर बसा हुआ है। इनकी मृत्यु पूछे तो नागदा करके आना है आपको। नागदा में इनका स्मारक बना हुआ है जिसे बप्पा रावल का मंदिर के नाम से जाना जाता है। उतारो पहले एक बार इसे। आठ शिलालेख में मुकुटमणि आ गया है। राजधानी नागदा है भाई। उदयपुर में ही नागदा, कैलाशपुरी सब।
हाँ बिल्कुल, पहली बार गोल्ड के सिक्के जलाए राजस्थान में। भारत के इतिहास में किसने जलाई? इंडो ग्रीक राजाओं ने। मेवाड़ का प्रथम शासक थोड़ी है, मेवाड़ का प्रथम शासक तो गुहिलादित्य हैं। वास्तविक संस्थापक है ये, जिसने गुहिल वंश के राजाओं को दर दर भटकने से रोका और एक बड़े भूभाग पर अपने दम पर अधिकार किया, इसलिए वास्तविक संस्थापक है ये। लिख लो इनको आराम से पहले। उस समय स्वर्ण आभूषणों का वजन मापने की इकाई थी ग्रेन। जैसे वर्तमान में ग्राम होता है, तोले होता है, मासा होता है, वैसे ही पहले स्वर्ण आभूषणों को मापने की जो इकाई थी वो क्या थी? ग्रेन थी। तो उस जमाने में 115 ग्रेन के सिक्के चलाए थे उन्होंने सोने के। लिखते हम सब कर देना, वही लिख लिया हमने। ओके सर, लिखो आराम से। सर क्लास रेगुलर क्यों नहीं चल रही है बाकी सारी? अब और में डिस्टरबेंस हो रहा होगा, अपनी तो रेगुलर चलेगी, मजा आ जाएगा आपको, ये गारंटी है मेरी। एक लिंगनाथ जी को दीवान मानते हैं, एक लिंगनाथ जी को राजा मानते हैं, खुद को दीवान मानते हैं। अच्छा अच्छा, बेस्ट ऑफ लक आपको, आज एग्जाम है तो आपका। चलो साहब, बढ़े आगे कदम। चलो तो सुनो अब देखो, राजस्थान के इतिहास के अनुसार पूछे कि बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई, तो नागदा करना है, जहाँ बप्पा रावल का स्मारक बना हुआ है, जिसे बप्पा रावल का मंदिर भी हम लोग कहते हैं, जानते हैं। ठीक, अब देखो, लेकिन ईरानी साहित्यकारों के अनुसार, ध्यान रखना अगर प्रश्न आ जाए, अब लिखना बंद करना शुरू और समझना शुरू। ईरानी साहित्यकारों के अनुसार, ईरानी साहित्यकारों के अनुसार अगर बप्पा रावल की मृत्यु पूछे तो ईरानी साहित्यकारों के अनुसार सीधी सीधी पूछे कि बप्पा रावल की मौत कहाँ हुई, तो नागदा करना है। लेकिन ये लाइन दे दे, बताओ ईरानी साहित्यकारों के अनुसार या फारसी साहित्यकारों के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई, तब आपको जवाब देना है कि बप्पा रावल ने ईरान के राजा खुरासान पर आक्रमण किया था और उस युद्ध में बप्पा रावल लड़ते हुए मारे गए थे। तो ईरानी साहित्यकारों के अनुसार पूछ ले तो ध्यान रखना, ईरान के शासक खुरासान, ईरान के शासक खुरासान और ईरान के शासक खुरासान पर आक्रमण के दौरान बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी। इस दौरान
बप्पा रावल की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो बप्पा रावल की मृत्यु ईरानी साहित्यकार कहाँ बताते हैं? ईरान में बताते हैं। और वो कहते हैं कि ईरान का एक राजा था खुरासान, उस पर आक्रमण किया था बप्पा रावल ने, और उसी युद्ध में बप्पा रावल की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। तो ईरानी साहित्यकारों के अनुसार पूछे तो ये घटना ध्यान रखनी है आपको। बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ बतानी है? ईरान में बतानी है। ठीक, फिर बात करें यहीं पर, आगे का कार्यक्रम पढ़े तो देखो, बप्पा रावल के पुत्र का नाम ध्यान से समझना। बप्पा रावल का एक पुत्र था, और इसी बप्पा रावल के पुत्र का नाम था खुमान। ढंग से समझना ये बात कि बप्पा रावल के पुत्र का क्या नाम था? तो खुमान। और ये जो बप्पा रावल का बेटा है खुमान, इस खुमान की जानकारी हमें एक ग्रंथ से मिलती है, और इस खुमान की जानकारी हमें जिस ग्रंथ से मिलती है उस ग्रंथ का नाम है खुमान रासो। तो खुमान की जानकारी एक ग्रंथ से मिलती है, और ग्रंथ का क्या नाम है? खुमान रासो। तो ये ध्यान रखना कि एक ग्रंथ की से जानकारी मिलती है खुमान की, जिसका नाम है खुमान रासो। और ये जो ग्रंथ है खुमान रासो, इसका रचनाकार कौन है? तो दलपत विजय। ये ध्यान रखना, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो खुमान रासो के जो रचनाकार है वो रचनाकार है दलपत विजय। तो दलपत विजय का जो ग्रंथ है खुमान रासो, उससे हमें बप्पा रावल की क्या मिलती है? इसकी खुमान की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस खुमान रासो में केवल खुमान की जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक की जानकारी मिलेगी। ये ध्यान रखना कि इस खुमान रासो में जो है वो मेवाड़ के महारावल जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के एक महाराणा बनेंगे राज सिंह औरंगजेब के समय, और बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक का वर्णन है साहब इसमें। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है? तो खुमान रासो में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ महाराणा राज सिंह तक का जो वर्णन है वो खुमान रासो में। अच्छा, आपको मैं एक बात और बता दूं कि विद्वानों, एक प्रशस्ति पढ़ाऊंगा, राज प्रशस्ति, राज सिंह के काल में, और उस राज प्रशस्ति में भी बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन मिलेगा। लेकिन अभी इतना याद रखो कि खुमान रासो में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। फिर आगे बात पढ़ें तो देखो, इतिहास आगे बढ़ते हैं, और आगे कहा जाता है कि गुइल वंश की 8वीं पीढ़ी में, गुइल वंश की 8वीं पीढ़ी में, और गुइल वंश की 8वीं पीढ़ी में एक शासक हुआ था। 8वीं पीढ़ी आ गई ना अपने आप ही। 5वीं पीढ़ी में नागादित्य, फिर 6ठी में बप्पा रावल, 7वीं में खुमान, और आगे 8वीं पीढ़ी की अगर बात करें तो 8वीं पीढ़ी में एक शासक बना जिसका नाम है भरतभट्ट सेकंड। क्या नाम था उसका? भरतभट्ट सेकंड। ये बना साहब गुइल वंश का राजा। और कहते हैं कि ये जो भरतभट्ट सेकंड है, इसी भरतभट्ट सेकंड की एक रानी थी महालक्ष्मी। ध्यान रखना, इसी की रानी कौन थी? महालक्ष्मी। तो भरतभट्ट सेकंड की एक रानी थी, रानी का नाम था महालक्ष्मी। और कहते हैं कि इसी रानी महालक्ष्मी और भरतभट्ट सेकंड का एक पुत्र हुआ था साहब, और इनका जो पुत्र था उसी पुत्र का नाम है अल्लट। कौन सा पुत्र था इनका? अल्लट। इसी अल्लट को हम कहते हैं आलू राव। अल्लट को हम क्या कहते हैं? आलू राव कहते हैं। और ये अल्लट जो है वो मेवाड़ का एक प्रतापी शासक बना है। तो यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे? आलू राव की बात करेंगे। कब से कब तक शासक बना? ध्यान रखना, 951 से लेकर 971 ईस्वी तक ये मेवाड़ का शासक बना था। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ढंग से सुनो। ईरानी साहित्यकारों के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु पूछे तो ईरान के शासक खुरासान के साथ लड़ता हुआ मारा गया है बप्पा रावल। बप्पा रावल का पुत्र खुमान है, जिसकी जानकारी खुमान रासो से मिलती है, जिसका रचनाकार है दलपत विजय। लेकिन खुमान रासो में खुमान की जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन मिलेगा खुमान रासो में।
हुइल वंश की 8वीं पीढ़ी में एक वंशज हुआ भरतभट्ट सेकंड। इनकी रानी का नाम था महालक्ष्मी और इन्हीं का बेटा कौन था? अल्लट, जिसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अल्लट को हम कहते हैं आलू राव। 951 से 971 तक ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उतार लो इसको एक बार। राष्ट्रकूट वंश। बप्पा रावल की मृत्यु 953 में हुई थी ना, लिखा था ना अभी पढ़ने। शासन का जो अंतिम काल है उस समय मर रहा है राजा। राष्ट्रकूट जो संघर्ष करेगा, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। मदन लाल जी भी पढ़ेंगे आगे अल्लट के बारे में। बिल्कुल वही है साहब, बिंदुसार वाला ही, सही कह रहे हो। लिख लो इसको। अल्लट छोटा सा राजा है, अल्लट के बारे में भी थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं ताकि अल्लट अल्लट तो पूरा करें। ऊन राजकुमारी एरिया देवी से विवाह करवाएंगे भी, विवाह भी करवाएंगे। थैंक यू सर जी, मजा आ रहा है। दिल भेज रहे हो, क्या बात है। थैंक यू सर जी, थैंक यू, वेरी गुड। मजा आ रहा है ना पढ़ने में। अब अल्लट को राजा बनाएंगे और अल्लट की 4-5 बातें जो पढ़ लिखेंगे ताकि अल्लट तक तो पूरा करें आज। औरों को भी छापने दो नीलम जी। लिख लिया क्या सबने? बताओ देखिए एक बार। बहुत बढ़िया, बताओ देखिए लिख लिया क्या आप लोगों ने? फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज राजस्थान की होगी वो। वैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था हेलना के साथ, सेल्यूकस निकोटर की पुत्री के साथ। पहले यहां तक लिख लिया क्या, बताओ आप, तब आगे बढ़े फिर। एक से बढ़कर एक टीचर है, तारीफ के लिए शब्द नहीं है, शब्द ढूंढो। चलो, एसएससी स्टूडेंट हूँ लेकिन आस्थान जी के पढ़ने में मजा आ रहा है। वाह साहब दिलकुश भाई। अब समझो अल्लट के कार्य और पढ़ लेते हैं ताकि अल्लट तो पूरा करें। पढ़िए, देखो ध्यान दो और सुनो। यहीं पर अपन बात कर रहे हैं आगे अल्लट के कार्य। अल्लट बन गया हमारा मेवाड़ का राजा। अब यहीं पर अपन बात कर रहे हैं अल्लट के कार्य कि अल्लट ने अपने शासनकाल में कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से कार्यों की वजह से अल्लट को जाना और पहचाना गया। तो यहां पर हम बात करते हैं अल्लट के कार्यों को लेकर, ठीक है। और अब एक एक कार्य बताऊंगा मैं, एक एक एरो लगा के। देखो सबसे पहले कि अल्लट जब राजगद्दी पर बैठा 951 से 971 समय लिख ही लिया। कहते हैं कि उस समय परमारों का चित्तौड़ पर आक्रमण हो रहा था। तो अल्लट ने क्या किया कि राष्ट्रकूट वंश के राजाओं से हाथ मिलाया और राष्ट्रकूटों की सहायता से
परमार राजाओं को पराजित किया। तो सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है आपको। सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि इस अल्लट ने क्या किया कि राष्ट्रकूटों की सहायता से, राष्ट्रकूट वंश दक्षिणी भारत का राजवंश था, तो इन राष्ट्रकूटों की सहायता से और राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को पराजित किया। परमार राजाओं को, परमारों को अल्लट ने क्या किया साहब, पराजित किया। तो सबसे पहली बात तो यही समझनी थी आपको कि अल्लट ने राष्ट्रकूटों की सहायता ली और परमार शासकों को क्या किया, पराजित किया। तो राष्ट्रकूटों की सहायता से परमार राजाओं को पराजित करने वाला मेवाड़ का शासक कौन? तो अल्लट है। दूसरी बात कि ये जो अल्लट है, इस अल्लट के काल में नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये कि इसी अल्लट के काल में नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत, तो नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत मेवाड़ के जिस राजा के काल में हुई, वो नौकरशाही व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई अल्लट के काल में। मतलब नौकरशाही व्यवस्था क्या है तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था तब बताऊंगा, लेकिन मौखिक तौर पर तो बता देता हूं अभी कि नौकरशाही व्यवस्था का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग अधिकारी जो नियुक्त किया गया, वो राजस्थान में पहली बार अल्लट के काल में किया गया। अल्लट के काल की प्रशस्ति मिली है जिसमें अलग अलग प्रकार के अधिकारियों का नाम उल्लेख है। तो नौकरशाही व्यवस्था का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग अधिकारी जो नियुक्त करने की परंपरा चली, वो पहली बार राजस्थान में किसके काल में चली? अल्लट के काल में। और ये इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में आती है खूब कि नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत किसके काल में हुई? तो अल्लट के काल में हुई। तीसरी बात कि इसी अल्लट ने अपनी जो राजधानी बनाया, गुइल वंश की जो राजधानी बनाया अल्लट ने, वो इसने अपनी राजधानी बनाया आहड़ को। गुइल वंश की जो राजधानी बनाया अल्लट ने, वो राजधानी किसको बनाया? आहड़ को। तो आहड़ को पहली बार गुइल वंश की राजधानी भी किसने बनाया? अल्लट ने बनाया। अब आहड़ को राजधानी क्यों बनाया पहले तो वो समझो। तो मैं आपको बता दूं कि आहड़ जो है उस जमाने में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, और व्यापारिक केंद्र में अगर राजा रहेगा, राजधानी बनाएगा, तो सामरिक महत्व बढ़ेगा, पूंजी और आएगी, धन दौलत बढ़ेगी। तो आहड़ को राजधानी बनाने का मुख्य कारण तो क्या था कि आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ उस जमाने में मेवाड़ का क्या था? एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और व्यापारिक केंद्र होने के कारण अल्लट ने आहड़ को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। और कहते हैं कि राजधानी बनाने के बाद अल्लट ने इसी आहड़ में एक मंदिर बनवाया, वराह मंदिर। भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवाया, वराह मंदिर। और इसी आहड़ के अंदर अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मैं आपको बता दूं कि वराह मंदिर राजस्थान में और भी कई जगह बने हुए हैं जो अलग अलग राजाओं ने बनवाए हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आहड़ के वराह मंदिर की। और ये किसने बनवाया? अल्लट ने बनवाया। और चौथी और अंतिम बात अगर अल्लट के काल की हम करें तो कहते हैं कि अल्लट ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए विदेशी जाति थी एक हूण, उनसे हाथ मिलाया, क्योंकि हूण भी परेशान कर रहे थे। तो अल्लट ने क्या किया कि हूणों की राजकुमारी के साथ शादी कर ली और फिर बाहर निकला किले से, बोला आप करो आक्रमण तुम्हारे जवाई पर। तो ध्यान रखना यहां पर चौथा काम कि अल्लट ने क्या किया कि हूण राजकुमारी, हूण विदेशी लड़ाकू थे, मैं पढ़ा चुका आपको पहले। तो अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करके, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर, और हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य को तो बचाया जो बचाया, बल्कि साम्राज्य का क्या किया? विस्तार भी किया। तो हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करके अपने साम्राज्य का क्या किया साहब? इन्होंने विस्तार किया। और कहते हैं कि ये विवाह राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज इन राजस्थान, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह ही है। तो ध्यान रखना, इसे हम राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह मानते हैं।
भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था सेल्यूकस निकोटर की पुत्री हेलेना के साथ, तो वो भारत का था। और राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह अगर पूछेगा तो वो कौन सा विवाह होगा, तो वो अल्लट का और हूण राजकुमारी हरिया देवी का होगा। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अल्लट ने पहला काम क्या किया कि राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को हराया, दूसरा काम नौकरशाही व्यवस्था शुरू की, तीसरा काम राजधानी बनाया आहड़ को। और आहड़ को राजधानी क्यों बनाया, क्योंकि आहड़ एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया और हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करके साम्राज्य का विस्तार किया। और यह विवाह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लिख लो एक बार इनको, और कोई बात है तो पूछ लो। आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। हरिया देवी, तो लगता है सबके समझ में आ गई ये बात। रणकपुर प्रसिद्ध पारावल को गालबोज को अलग अलग, हाँ तो वो नहीं लिखना, वो तो जब मेंस की तैयारी करते हैं ना आरएस में, तब पारावल का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब बात करते हैं वो सारी। अपन तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हिसाब से जीके पढ़ रहे हैं अभी, है ना, ये ध्यान रखना। तो आज की क्लास में हम अल्लट तक ही पढ़ेंगे। आगे की जो परिचर्चा अल्लट के आगे क्या होता है, मेवाड़ में क्या नहीं होता है, वो परिचर्चा मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और आगे की क्लासें पढ़ते रहो। धन्यवाद।